गाइज ये हम सबको पता है कि जब बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आई थी तब उन्होंने 3 मेन और कंट्रोवर्शियल इश्यूज उठाए थे और ये दावा किया था कि वो हर हाल में इन वादों को पूरा करेंगे। पहला मेजर इशू था आर्टिकल 370, दूसरा था राम मंदिर इशू और फिर फाइनली यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। और अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट अपने आखिरी वादे को यानी कि यूसीसी को काफी सीरियस ले रही है, क्योंकि अभी रिसेंटली 2023 के जून के महीने में एक खबर आई थी कि उन्होंने स्पेशल यूसीसी के लिए लॉ कमीशन स्टैब्लिश की है जो अगले 30 दिनों तक इस कानून पर जनता की राय मांगने वाली है। और जब इसी के तहत भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन BMMA ने जब 10 राज्यों में मुस्लिम औरतों का सर्वे किया, उसमें ये पता चला कि उसमें से 90% औरतें यूसीसी को अपना 100% सपोर्ट दे रही है। महिलाओं ने यूसीसी के सपोर्ट में पूरी तरीके से ये कहा वो ट्रिपल तलाक और पॉलीगैमी पर सरकार द्वारा पूरी तरीके से बैन चाहती है। तो यहाँ पर वापस से वही सवाल आ जाता है कि असली सच्चाई क्या है। क्या यूसीसी वाकई में भारत के बाकी धर्मों पर हिंदुइज्म थोपेगा और कि वाकई में माइनॉरिटीज इससे खुश नहीं है। इंडिया में करीब 75% आबादी हिंदुइज्म की है, तो क्या बीजेपी बहुत ही जल्द उनकी हेल्प से यूसीसी को लागू कर दे? तो रिसेंटली इससे जुड़ी बहुत ही बड़ी खबर आई थी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी का ब्लूप्रिंट जारी किया था। अब मैं आपको बता दूं कि ये पूरे देश का नहीं बल्कि सिर्फ उत्तराखंड का ये ब्लूप्रिंट है, लेकिन इस ब्लूप्रिंट से आप ये आइडिया जरूर लगा सकते हो कि आगे होने क्या वाला है। इस ड्राफ्ट के अनुसार अब तक डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज 4 अलग अलग पर्सनल लॉज थे। हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन और सिख कम्युनिटी के लिए द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937, क्रिश्चियंस के लिए क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 और पारसीज के लिए फारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936। इन कंडीशंस में अगर यूसीसी लागू हो जाता है तो मैरिज, डाइवोर्स, प्रॉपर्टी में हक जैसे पर्सनल इश्यूज को डिसॉल्व करने के लिए सभी धर्मों के लोगों को एक ही सिंगल लॉ फॉलो करना पड़ेगा। तो इससे आपको यूसीसी क्या है ये पता चल गया। अब हम ये जानेंगे कि जो यूसीसी के खिलाफ है वो क्या कह रहे हैं। तो उनके 4 मेजर आर्गुमेंट्स है। सबसे पहले उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट यूसीसी को लेकर बाकी सारे धर्मों पर हिंदुइज्म को थोपना चाहती है और इसीलिए कोर्ट को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। बेसिकली उनमें ये डर है कि यूसीसी के लागू होने से उनको हिंदू कस्टम्स को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर देखा जाए तो गलत भी नहीं है, क्योंकि मीडिया और पॉलिटिशियंस इसी तरीके से इस टॉपिक को लोगों के सामने रख रही है। जमायत-उल-मा हिंद के चीफ हर्षद मदानी का तो ये कहना है कि वो अपने पर्सनल लॉज 1300 साल से फॉलो करते आ रहे हैं। तो यूसीसी कानून से देश के मुसलमानों को ठेस पहुंचेगी। और इन सभी आर्गुमेंट्स के चलते कई पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कि द समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नेशनल कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और भी कई ऐसी पार्टीज है जिनका ये मानना है अगर ये बिल पास हो गया तो ये हमारे देश के सोशल फैब्रिक को डिस्ट्रॉय करके यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाले हमारे प्रिंसिपल को ही चोट पहुंचा देगा। इसीलिए कोर्ट को इन वैल्यूज को इंटरफेयर करने के लिए इंटरफेयर करना चाहिए। खैर यूसीसी के अगेंस्ट दूसरा आर्गुमेंट ये है कि लोगों का फंडामेंटल राइट फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन वायोलेट हो जाएगा, क्योंकि यूसीसी सभी रिलीजियस पर्सनल लॉज को एबोलिश करके इंडिया वाइड सभी लोगों पर एक ही सिंगल लॉ लागू होगा। देन आता है तीसरा आर्गुमेंट, जिसमें ऑपोजिशन का ये कहना है कि जब CRPC, IPC जैसे क्रिमिनल लॉज पूरे इंडिया भर में एक समान इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, यानी कि जैसे महाराष्ट्र और दिल्ली में अल्कोहल कंज्यूम करने की एज अलग अलग है और फिर भी इंडिया एफिशिएंटली वर्क कर ही रहा है, तो इंडिया को पर्सनल या यूसीसी की क्या जरूरत है। और इन सभी आर्गुमेंट्स के अलावा चौथा मेजर आर्गुमेंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फादर डॉक्टर BR अम्बेडकर की टोटल यूसीसी चाहते थे, क्योंकि अगर वो ऐसा चाहते तो यूसीसी को वो करंट लिस्ट में नहीं रखते। अब अगर आपको कौन करंट लिस्ट क्या है ये नहीं पता, हमारे संविधान के शेड्यूल 7 में हर शेड्यूल को बेसिकली स्टेट लिस्ट और कौन करंट लिस्ट में बांटा गया है। ये सिर्फ इतना बताते हैं कि किस सब्जेक्ट पर कौन कानून बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर दोनों गवर्नमेंट मिलकर। खैर इस टॉपिक को उठाकर सिर्फ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर सारे पर्सनल लॉज को कभी यूनिफाई करना ही नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि ये सिर्फ तभी हो जब सेंटर, स्टेट और सभी लोग साथ में ऐसा करना चाहते हो, यानी कि सबकी राय लेने से। यानी कि हमारे संविधान के घड़वैया ये नहीं चाहते थे, तो अभी हमें इस कानून में छेड़खानी करने की क्या जरूरत है। यानी कि गाइस मामला साफ है, जो लोग इसके अगेंस्ट है संविधान को बनाने वाली कमेटी पर सवाल उठा रहे हैं।
दरअसल देश के शुरुआती दिनों में हमारे संविधान को बनाने वाली कम्युनिटी यूसीसी को लेकर काफी कंफ्यूज थी कि उसे पार्ट 3 वाले कैटेगरी में डाले या फिर पार्ट 4 वाले डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में डाले। अब यहाँ पर खेल देखो, अगर शुरुआत में ही यूसीसी को फंडामेंटल राइट्स में रखा होता तो उस पर कानून बनाना पड़ता और उससे पॉसिबिलिटी थी तो लोग भावनाओं में बहकर अभी की तरह तब जमकर विरोध करते। तो इसे स्मार्टली डायरेक्टिव प्रिंसिपल की लिस्ट में डालकर सारा कारोबार फ्यूचर गवर्नमेंट पे छोड़ दिया। इस पर कई लोगों का ये कहना है कि वो उस वक्त इंडिया जो कि रिलीजन के तौर पर ही सेपरेट हुआ था तो उसमें यूसीसी काफी प्रोटेस्ट करवा सकता था, जो तब का इंडिपेंडेंट भारत अफोर्ड नहीं कर पाता क्योंकि हम वैसे ही कई सारे प्रॉब्लम्स में जूझ रहे थे। तो कोर्ट का इसमें ये कहना है कि तब की गवर्नमेंट प्रोटेस्ट नहीं चाहती थी, इसलिए इस पर कानून बनाना फ्यूचर गवर्नमेंट पे सौंप दिया गया है। अब क्योंकि डीएसपीए सिर्फ सजेशन होते हैं और कानून नहीं, इसलिए यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए तो उसका सजेशन लॉ में इम्प्लीमेंट होना काफी जरूरी है। और ये तो भाई अलग ही टॉपिक है। अगर बीजेपी सरकार यूसीसी को लॉ में कन्वर्ट करना चाहती हो तो हम सबको पता है कि इंडियन पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो गवर्नमेंट को यूसीसी का बिल किसी भी एक हाउस में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और उसके बाद उस बिल पर डिस्कशन होगा और अगर मेजॉरिटी वोट्स मिले उसके बाद ये बिल दूसरे हाउस में भेजा जाएगा जहां पर अगेन डिस्कशन होगा और वोटिंग होगी, उसे पास या फिर फेल कर दिया जाएगा। यानी कि बीजेपी को इस बिल को पास करवाने के लिए बीजेपी को दोनों हाउसेस में अपनी मेजोरिटी की जरूरत होगी और यही होगा सबसे पहला यूसीसी का ऑब्स्टिकल। अगर बीजेपी छोटी छोटी पार्टीज के साथ मिलकर इस बिल को दोनों हाउसेस में पास करवा भी देती है उसके बाद भी आगे का गेम सिंपल नहीं है। दोनों हाउसेस में पास होने के बाद अप्रूवल के लिए बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास बिल को लेकर 3 ऑप्शन होते हैं। पहला एब्सोल्यूट वीटो यानी कि सीधे बिल को रिजेक्ट कर देना। सेकंड होता है सस्पेंस वीटो यानी कि बिल में चेंजेस बताकर वापस से पार्लियामेंट में भेज देना। और तीसरा होता है पॉकेट वीटो। यही वीटो प्रेसिडेंट का सबसे पावरफुल वीटो होता है जिसमें बिल को वापस भेजे बिना और रिजेक्ट किए बिना लटका देना, यानी कि नहीं अप्रूव करने का और नहीं रिजेक्ट करने का, जो है यूसीसी का सेकेंड मेजर ऑब्स्टिकल। सोचो अगर किसी तरह बीजेपी गवर्नमेंट ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लेती है तब आता है तीसरा और सबसे क्रूशियल ऑब्स्टिकल, जुडिशरी। अब जुडिशरी के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, हमारे देश के कोर्ट्स में किसी भी इंसान के फंडामेंटल राइट, किसी भी पर्सनल लॉ, सो यूसीसी बिंग अ पर्सनल लॉ लेट्स से राइट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन के बीच आता है तो चांसेस है कि यूसीसी के अगेंस्ट में कोर्ट फैसला सुनाएगी। बट एक सेकेंड, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इफ एक फंडामेंटल राइट दूसरे फंडामेंटल राइट्स के आड़े आ रहा हो, तब फिर कोर्ट क्या फैसला सुनाएगी? वेल, बस इसी चीज को टेस्ट करने के लिए यूसीसी के सपोर्टर्स अपनी तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में रिसेंटली पीआईएल फाइल कर रहे थे। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में यूसीसी के फेवर में बीजेपी के द्वारा 2 पीआईएल फाइल होने के बाद तीसरी और चौथी पीआईएल खुद इंडिपेंडेंटली 2 मुस्लिम्स ने फाइल की थी। एक खुद इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना आजाद के ग्रैंड नेफ्यू और मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर फिरोज बख्त अहमद जी ने और दूसरी इंडिपेंडेंट फीमेल सोशल एक्टिविस्ट एम्बर जायदी ने। इन सारे यूसीसी सपोर्टर्स का कहना है कि भले ही आजादी के बाद 1956 में हिंदू पर्सनल लॉज को मॉडर्नाइज कर दिया गया था लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉज के डिफेक्ट्स को रिमूव करने की कोशिश नहीं की गई थी, यानी कि उसको मॉडर्नाइज नहीं किया गया। और आज भी मुस्लिम पर्सनल लॉज के अंदर निकाह हलाला, पॉलीगैमी और चाइल्ड मैरिज जैसी एंटी वीमेन पॉलिसीज वैलिड है। तो चलो मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़े हुए कुछ केसेस को एनालाइज करते हैं। और मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़ा हुआ एक लैंडमार्क केस है शाह बानू केस। इस केस में शाह बानू 40 साल की शादी और 5 बच्चों के बाद तलाक दिया गया था। हमारे इंडियन लॉ में ना एक प्रोविजन है सीआरपीसी का सेक्शन 125 जो इंडियन वुमेन्स को मेंटेनेंस की प्रोटेक्शन देता है। तलाक के बाद शाह बानू ने भी सेक्शन 125 के अंदर केस फाइल किया और उसके पति ने मेंटेनेंस के अगेंस्ट अपील फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने, और इसीलिए इसे लैंडमार्क केस कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये कहा इवन मुस्लिम वुमेन्स आर इंटाइटल टू प्रोटेक्शन सेक्शन 125 और सीआरपीसी। इसी के साथ आर्टिकल 44 पर टिप्पणी करते हुए कहा अगर भारत में यूसीसी आ जाता है तो वो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए काम करेगा और ऐसे केसेस में बेटर सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। इतने प्रोग्रेसिव जजमेंट को तब की गवर्नमेंट ने ओवरटर्न कर दिया, चेंज कर दिया मुस्लिम वुमेन एक्ट पास करके। ये एक्ट कहता है कि एक मुस्लिम वुमेन
सेक्शन 125 के अंदर प्रोटेक्शन क्लेम नहीं कर सकती और सीआरपीसी के अंदर मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। इसके अलावा यूसीसी सपोर्टर्स का एक और आर्गुमेंट है, जिस सिंगल पर्सनल लॉ को लागू करने की बात चल रही है वो हिंदुत्व से जुड़ा हुआ है। किस बेसिस पर बोला जा रहा है? क्योंकि जरा यूएस और यूके जैसे सेक्युलर देशों में अगर हम मैरिज लॉज की बात और उसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से कंपेयर करें तो यूएस में भी पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री यानी कि मल्टीपल पार्टनर्स के साथ मैरिज करना बैन है। अंडर एज मैरिजेस भी प्रोहिबिटेड है और डाइवोर्स के लिए भी प्रॉपर कॉम्पनसेशन एक्ट है। यूके के केस में भी सेम है, यहाँ भी पूरे कंट्री में एक ही सिंगल एज मैरिज की है, दैट इज 18 ईयर्स। और पॉलीगैमी भी बैंड है और सेम टू सेम चीजें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में भी मौजूद है। तो सपोर्टर्स का यहाँ पर ये कहना है तो क्या यूएस और यूके जैसे मैरिज एक्ट भी हिंदुत्व ड्रिवन है? इनफैक्ट गोवा में तो 1951 से यूसीसी लागू है, तो वहाँ पर तो हिंदू मुस्लिम या फिर हिंदू क्रिश्चियंस नहीं हो रहा है। तो क्या सोशल फैब्रिक खराब हो गया? ये आर्गुमेंट पूरी तरीके से वैलिड है इन द फर्स्ट। रही बात कि हमारे फाउंडिंग फादर्स यूसीसी चाहते थे या फिर इससे प्रोटेस्ट होंगे इसीलिए नहीं छेड़ना चाहिए, या यूएन सीआरपीसी वाला पॉइंट कि क्रिमिनल लॉस तो नेशन वाइड अलग अलग है तो पर्सनल लॉस को क्यों करना है? इन सभी आर्गुमेंट्स के अगेंस्ट सपोर्टर्स का यही कहना है कि अगर ऑलरेडी सिस्टम्स के अंदर कुछ गलतियां हों तो क्या हमें उसे वैसे ही छोड़ देना चाहिए? तो क्या लॉस को अपडेटेड नहीं करना? नाउ दिस टाइम टू माय ओपिनियन, अगर पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो इससे मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। इसके आने के बाद सभी की शादी की एक ही उम्र तय कर दी जाएगी, फिर किसी भी धर्म का शख्स उस उम्र से पहले लड़की की शादी नहीं कर पाएगा। ईस्टर्न ट्रिपल तलाक भले ही खत्म कर दिया हो, मगर ये भी सच है कि ऐसे कई सारे तरीके हैं जिनसे मुस्लिम महिलाओं को तलाक दे दिया जाता है और वो कुछ नहीं कर पाती। मगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद सभी लोगों के लिए तलाक लेने का प्रोसीजर एक जैसा हो जाएगा और हर किसी को उसे मानना ही पड़ेगा। कॉमन सिविल कोड लागू होने के बाद मुस्लिम महिलाओं को भी उनके शौहर के साथ तलाक के बाद गुजारा भत्ता मिलने लग जाएगा। नए कानून के बाद एक मुस्लिम महिला भी बच्चा अडॉप्ट कर पाएंगी, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में एक महिला को बच्चा अडॉप्ट करने की अनुमति नहीं है और किसी भी धर्म का कोई भी इंसान एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि बेटों की तरह ही बेटियों को भी माता पिता की प्रॉपर्टी में बराबर का हक मिलना शुरू हो जाएगा। बताया कि एक कानून से इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हो तो फिर भी इसके लिए इतने सारे प्रोटेस्ट क्यों किए जा रहे हैं? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी, इसलिए एक लाइक ठोक के जरूर जाइएगा और ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए एक सब्सक्राइब भी बनता है। सी यू सून।